दोस्तों, आज बीपी मंडल की पुण्यतिथि है। बीपी मंडल जिन्होंने मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे और जिनके रिकमेंडेशंस के बाद माना जाता है कि विशेष तौर से उत्तर भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। बीपी मंडल मधेपुरा के एक बहुत ही संपन्न यादव परिवार से आते थे और उस इलाके में तमाम लोग मंडल लिखते हैं जो यादव होते हैं। और जैसा कि एक कहावत है कि रोम में पोप और मधेपुरा में गोप, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे यादवों का बहुत प्रभुत्व है, बड़ी संपन्नता है और अच्छी ज़मींदार फैमिली से आते थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं एक छोटे से दौर के लिए। 1977 में जब कांग्रेस हारी है, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ है, तो जनता पार्टी सरकार बनी, मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के इनिशिएटिव पे और तमाम नेताओं के इनिशिएटिव पे मंडल आयोग का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष, जैसा कि आप जानते हैं, बीपी मंडल बने। मंडल आयोग का काम था पिछड़ों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए एक पूरा सेटअप बनाना, एक पूरा खांचा बनाना कि कैसे बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि तब तक केंद्रीय सेवाओं में ओबीसीज़ यानी अदर बैकवर्ड्स, अच्छा ये ओबीसीज़ का जो कंसेप्ट है, ये अदर बैकवर्ड कास्ट लोग कहते हैं, ये कास्ट नहीं है, क्लास है, ये वर्ग है, जाति के हिसाब से नहीं है। तो ये ओबीसीज़ का जो पिछड़ों का जो रिजर्वेशन था, ये केंद्रीय सेवाओं में लागू नहीं था और इसके लिए इस कमीशन का गठन हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 के आसपास दे दी। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी और कांग्रेस वापस आ चुके थे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर कर दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और फिर अगले 10 साल तकरीबन जो कांग्रेस की सरकार रही, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लोग भूल गए। 1989 में 89 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी देवीलाल, हरियाणा से। चौधरी देवीलाल एक जाट लीडर थे, उनका अपना एक अंदाज़ था, एक अखड़ई थी और बल्कि उस ज़माने में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करते थे अरुण शौरी। अब मैं आपको ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि आप जान सकें कि चौधरी देवीलाल का मिजाज कैसा था। तो उन्होंने अरुण शौरी को फ़ोन किया और उस पूरे वार्तालाप को अगले दिन अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे छापा। देखें, आज प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता, सोशल मीडिया आ गया है, टीवी चैनल्स आ गए हैं, यूट्यूब्स आ गए, लेकिन एक ज़माने में अखबार ही हमारी जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था, क्योंकि इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो था जिस पे लोग बहुत भरोसा नहीं करते थे। लोग कहते थे साहब ये तो सरकारी माउथ पीस है। लंबे लंबे एंटीने लगा के लोग बीबीसी सुनने की कोशिश करते थे, रेडियो सिलोन सुनने की कोशिश करते थे। तो उस ज़माने में अखबार सब कुछ हुआ करता था मीडिया के नाम पे। अरुण शौरी उस दौर के सबसे बड़े पत्रकार थे। मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं कि अरुण शौरी का जो एक पत्रकारिता का उनका एक स्टारडम था, आज जो आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं तमाम पत्रकारों को, इनसे कहीं ज़्यादा उनका ऑरा हुआ करता था। बड़े उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, बड़ा उनको पढ़ा जाता था। हालांकि वो अंग्रेज़ी में लिखते थे, अंग्रेज़ी अखबार में लिखते थे, लेकिन लंबा उनका एक इतिहास रहा सरकार से मोर्चा लेने का। तो अरुण शौरी ने चौधरी देवीलाल से हुए अपने वार्तालाप को पूरा फ्रंट पेज छापा और उसकी हेडिंग मुझे आज तक है, याद है कि वो वैसे तो अंग्रेज़ी का अखबार था, लेकिन अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था कि डिप्टी पीएम साहब बात करेंगे। और उसके बाद अरुण शौरी ने बताया कि कैसे मेरे पास कॉल आया और मुझे बोला गया कि डिप्टी पीएम साहब बात करेंगे। चौधरी देवीलाल फ़ोन पे आए और मुझसे नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे कोई बनिया बक्काल मत समझ लेना, जाट हूँ, मैं तुझे घर से उठवा लूँगा। और उसके बाद गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने दी और वो सारी गालियाँ अरुण शौरी ने अखबार में एज इट इज़ छाप दी। इसको लेके उस समय अरुण शौरी की आलोचना हुई। मुझे याद है उस समय मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और बड़ा ये एक बहस का विषय होता था कि क्या ये पत्रकारिता के एथिक्स को सूट करता है कि आप इतनी गंदी गालियाँ अखबार में छाप दें। अरुण शौरी ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत समय लगा ये तय करने में कि मैं गालियाँ छापूँ या ना छापूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि हिंदुस्तान के लोगों को ये जानने का हक है कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब किस भाषा में बात करते हैं और उनकी सोच कैसी है। वीपी सिंह तब तक जो उस समय आप प्रधानमंत्री थे, उनकी चौधरी देवीलाल से बन नहीं रही थी। इसका कारण था चौधरी देवीलाल अपने लड़के ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे
और ये सारा कुछ, ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार, ये सब कुछ वीपी सिंह पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। वीपी सिंह चुनाव जीत के आए थे ईमानदारी के नाम पर, तो उनको लग रहा था साहब हमारी तो बड़ी इमेज ख़राब हो रही है देवीलाल की वजह से, तो वो देवीलाल को हैसियत में रखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और अरुण शौरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। इंडियन एक्सप्रेस और अरुण शौरी लगातार देवीलाल के खिलाफ खबरें छाप रहे थे, माहौल ख़राब होता जा रहा था। हमें मालूम है कि वीपी सिंह की सरकार सिर्फ 11 महीने चली, उस 11 महीने में हर तरह का ड्रामा हो गया। लग रहा था आज सरकार गई कल सरकार गई। जब ये डिफरेंसेस पीएम और डिप्टी पीएम में बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो चौधरी देवीलाल ने बोट क्लब पे एक किसानों की रैली बुलाई। जो किसान आंदोलन आजकल आप देख रहे हैं, ये उसकी शुरुआत थी और ये माना गया कि उस ज़माने में 5 लाख किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से वहाँ पहुँचेंगे। इनमें ज़्यादातर जाट हुआ करते थे। ये भी माना गया कि इस रैली में चौधरी देवीलाल वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, जो कि बहुत ही अल्पमत की सरकार थी और माना जा रहा था कि वीपी सिंह 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पूरे देश में एक बड़ा तनाव का माहौल था। देखें, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से मंडल आयोग पे बात करना चाह रहा था। आज मौका है, आज बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि है, तो किसी ने याद दिलाया, सजेस्ट किया, तो मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया है। आपको मैं कुछ आंकड़े दूं, मैं क्यों मंडल आयोग की बात कर रहा हूं। मंडल आयोग, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछड़ों के लिए आरक्षण लेकर आया। 150-200 बच्चे जल के मर गए, पूरे देश में इतना प्रदर्शन हुआ। हमें याद है, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, हम लोग का ट्रांसफार्मर हम लोगों ने फूंक दिया था इसके खिलाफ और बड़ा विरोध हो गया था। क्लासमेट्स में जो 7-7 लोग पढ़ रहे थे, हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें आपस में विवाद हो गया था। अगड़े पिछड़े में पूरा समाज बट गया था। तो एक सवाल ये होता है कि साहब, पिछड़ों का जो रिजर्वेशन है ये तो कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में ही लागू कर दिया था और 26% उन्होंने बिहार में पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया था। 1980 के दौर में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया था, बल्कि 1950 के दशक में के कामराज ने तमिलनाडु में लागू करा दिया था। अब देखिए, तमिलनाडु में आरक्षण बढ़ता बढ़ता 69% पहुँच गया, अभी बिहार में आपने देखा 75% पहुँच गया। लेकिन जो चीज़ 1950 के दशक से चल रही थी, उसमें ऐसी क्या बात हो गई कि मंडल आयोग के रिकमेंडेशंस लागू होते ही पूरे देश में आग लग गई। भाई, अगर ओबीसीज़ का रिजर्वेशन तमिलनाडु में चल रहा था, बिहार में चल रहा था, उत्तर प्रदेश में चल रहा था, बाकी राज्यों में चल रहा था, तो ऐसा कौन सा जिसे कहना चाहिए ब्रह्मास्त्र चला दिया गया कि उसके चलते पूरे देश में आग लग गई। इसके हवाले से मैं उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, माना जा रहा था कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, देश की सरकार गिर जाएगी। बहुत एक असमंजस की स्थिति थी और बोट क्लब की उस रैली के 24 घंटे पहले वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू करने की घोषणा कर दी। वो मंडल आयोग की रिपोर्ट जो 1977 में गठित हुआ था, जो 1980 में जिसकी रिपोर्ट आ गई, जो 80 से 89 तक दाखिल दफ्तर रही, उसकी फ़ाइल धूल फांकती रही, उसको वीपी सिंह ने फाइल को निकाला, उसकी धूल वूल हटाई और उसको लागू कर दिया। बात वही है कि जो आरक्षण सारे प्रदेशों में पहले से लागू था, सिर्फ केंद्रीय सेवाओं में लागू हो जाने से इतना बवाल क्यों हुआ। देखें, काम करने, जैसे कहते हैं ना कि बात क्या कही उससे ज़्यादा मैटर करता है कैसे कही, उसी तरह काम क्या हुआ उससे ज़्यादा मैटर होता है कि भाई कैसे कैसे किया गया वो काम, उस काम के पीछे नीयत क्या थी। केवल मंडल आयोग लागू कर देने से क्या वीपी सरकार बच जाती? वीपी सिंह को मालूम था कि सरकार बचाने के लिए समाज में ध्रुवीकरण बहुत ज़रूरी है। अगला पिछड़ा ध्रुवीकरण, समाज में एक बवाल उठना, एजिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ऐसे नाजुक मौके पे इसको लागू किया और इसकी घोषणा सीधे प्रधानमंत्री के स्तर से आई। ऐसे लगा कि साहब कुछ बहुत अकल्पनीय हो गया, कुछ ऐसा हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, इसके पहले की सरकारों ने जो आरक्षण लागू किया 1980 में, तो आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि कांग्रेस ने इसको 1982 में लागू किया, 83 में किया, 84 में किया, कोई कहता है वीर बहादुर ने किया, कोई कहता है नारायण दत्त तिवारी ने किया। हालांकि ये टुकड़ों में लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में भी। इसी तरह जब कर्पूरी ठाकुर ने किया, एक पत्ता नहीं खड़का, यूपी में एक सिंगल विरोध नहीं हुआ।
तमिलनाडु में, बाकी स्टेट्स में हुआ, कहीं कोई विरोध नज़र नहीं आया। लेकिन वीपी सिंह ने उसको जिस नीयत से किया था, जिस अंदाज में किया था, ऐसा लगा कि उन्होंने पूरे अगड़े समाज को ख़त्म कर दिया, उनके लिए अब कोई मौका नहीं बचा। ऐसा लगा कि उन्होंने पिछड़ों को समाज के बाकी हिस्से से, देखिए दलितों का रिजर्वेशन पहले से था, शेड्यूल ट्राइब्स का पहले से था, लेकिन बस ओबीसीज बचे थे, उनको आपको रिजर्वेशन करना था, स्टेट्स में लागू था, आप यहाँ भी कर सकते थे। पर वीपी सिंह ने उसको मुद्दा बना के लागू किया और समाज में आग भड़क गई। एक मशहूर किस्सा है कि उस ज़माने में एक बड़े पार्लियामेंट्रियन, एक बड़े सांसद वीपी सिंह के पास गया। उन्होंने कहा, राजा साहब आपने ये क्या कर दिया। ये राजा मांडा कहलाते थे, क्या राजा साहब आपने क्या कर दिया। और कहते हैं कि वीपी सिंह ने कहा कि हर अशोक के पीछे एक कलिंग होता है, बिना कलिंग हुए अशोक नहीं बनता। लड़के जल रहे थे, आग लग रही थी। उस ज़माने में न्यूज़ ट्रैक करके एक वीडियो मैगज़ीन हुआ करती थी, वीडियो कैसेट आपके घर में आते थे हर 15 दिन पे। उसने इसको बहुत ज़बरदस्त कवरेज किया और ये आग भड़कती चली गई। ये ब्रह्मास्त्र काम नहीं आया, वीपी सिंह की सरकार फिर भी गिर गई। वीपी सिंह उसके बाद उन्होंने बहुत ढेर सारे चुनावी दौरे किए, भाषण किए। मुझे याद है यहाँ प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर वो भाषण देते थे और वो ठाकुरों के महफिल में जाते थे। मैं खुद उसमें मौजूद रहा जब उन्होंने भाषण दिए कि साहब मंडल आयोग चिल्लाना बंद करो, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। और वैसे भी छत्री तो राजा होता है, तुम लोग नौकरी करने के लिए बने ही नहीं हो, तुम्हें क्या दिक्कत है। और उसके बाद वो वीपी सिंह का जैसे कहना चाहिए मास्टर स्ट्रोक जो हर महफिल में कहते थे कि छत्रियों को तो सिर्फ इस बात पे खुश होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार कोई छत्री दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन ये सारी बातें, ये कुछ काम नहीं आया। वीपी सिंह सत्ता में नहीं लौटे। वीपी सिंह सत्ता में इसलिए नहीं लौटे क्योंकि वीपी सिंह ने अनजाने में कई भस्मासुर पैदा कर दिए थे। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू यादव, ये एक दो डायरेक्ट एक चैलेंजेस आए और उनके साथ आपको दो और नज़र आए, शरद यादव और रामविलास पासवान। इन्होंने मंडल आयोग पे अनाप शनाप बयान दिए। इनके सारे बयानों ने छात्रों को, खास तौर से तथाकथित अगड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को भड़काया। आग भड़कती चली गई, प्रदर्शन होते रहे, तोड़फोड़ होती रही, बच्चे अपने को आग लगाते रहे और जितनी आग जलती रही, जितने लोग मरते रहे, इन लोगों के बयान उतने ही और तीखे होते चले गए। जानकर ऐसे प्रोवोक करने के, उत्तेजित करने के बयान दिए जा रहे थे क्योंकि इन्हें मालूम था कि ये आग है जो इनको सत्ता में लाएगी। वीपी सिंह तो सत्ता में नहीं आए, लेकिन बिहार में लालू और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सत्ता में आ गए। मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं कि 90 का दशक उत्तर प्रदेश और बिहार, देखो बिहार के जंगल राज की बहुत बात होती है, पर बहुत जल्दी मैं उत्तर प्रदेश के जंगल राज पे भी वीडियो बनाऊंगा। एक ऐसा दौर देखा हमने जहाँ पे आपने अगड़े पिछड़े की बात करके, रिजर्वेशंस की बात करके, आपने एक ऐसा अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। बिहार पे आप इतना कुछ सुनते हैं, पर उत्तर प्रदेश में भी हल्ला बोल उस समय मुलायम सिंह ने चलाया था। मुलायम सिंह ने मीडिया पे हल्ला बोला, दैनिक जागरण पे हल्ला बोला, उन्होंने जुडिशरी पे हल्ला बोला, इलाहाबाद हाईकोर्ट पे अटैक कर दिया समाजवादियों ने और हाईकोर्ट के जजेस को उस समय वकीलों ने बचाया। और पार्लियामेंट में आपने उनका अंदाज़ देखा, वो चढ़ जाते थे, बिल फाड़ के फेंक देते थे, धमकियाँ देते थे। तो एक बहुत ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस दौरान दो बार मारपीट हुई। दोनों बार मैं विधानसभा में मौजूद था। केशीनाथ त्रिपाठी यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष थे, उनकी नाक टूट गई थी। कितने विधायक घायल हुए थे उसमें, बल्कि माइक उखाड़ के, इस तरह के माइक हुआ करते थे, उखाड़ के मारे गए थे। और बाद में ये माइक हटा के प्लास्टिक के माइक लगाए गए थे कि साहब लोगों को चोट ना लगे। आप सोचिए ये विधानसभाओं का हाल था। तो एक बहुत ही अराजकता भरा माहौल रहा 90 का दशक पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में और बिहार में। मंडल आयोग एक मायावी राक्षस की तरह रूप बदलता है। पहले वो आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही थी, फिर आरक्षण बढ़ाने के लिए लड़ाई होने लगी। आपने देखा बिहार में 75% पहुँच गया। जातिगत जनगणना की बात, वो भी मंडल आयोग का ही दिया हुआ एक पूरा नैरेटिव है। और अब एक नई चीज़ आ गई है कि साहब सरकारी नौकरी में तो आपने रिजर्वेशन 75% पहुँचा दिया, अब निजी क्षेत्र में भी दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में दीजिए। यानी अगर आप एक दुकान खोल कर बैठे हैं अपने पैसे से, अपनी मेहनत से,
तो उसमें भी सरकार तय करेगी कि आपके मुलाजिमों में, आपके वर्कर्स में कितने दलित होंगे, कितने एसटी होंगे, कितने ओबीसी होंगे, वगैरह वगैरह। अब ये एक नई मांग चल रही है जो लगातार सामने आ रही है। देखें, इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना था कि मैं आपको बताना चाहता था कि जो मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू होने से पूरे देश में आग लग गई, वो मंडल आयोग के लागू होने के तकरीबन 40 साल पहले से वो सिफारिशें चल भी रही थी, लागू भी हो रही थी। ओबीसी रिजर्वेशन साउथ इंडिया से शुरू हुआ, बिहार में आया, उत्तर प्रदेश में आया, पर इतनी खामोशी से, इतनी शालीनता से ये काम हुआ कि इसका कोई विरोध नहीं हुआ। वीपी सिंह का एक अंदाज था, मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद यादव, पासवान, इनके बयान देना, इनके आंदोलन को भड़काना, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो दौर देखा नहीं है, मैंने देखा है, और मेरी ज़िंदगी का वो सबसे परेशान करने वाला दौर है। मैं आज भी इसको याद करता हूँ तो अजीब सा लगता है। मुझे याद है उस दौरान अरुण शौरी ने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में था, फ्रंट पेज पे था। उन्होंने कहा समाज, अच्छा, अरुण शौरी तब तक वीपी सिंह से, किसी ज़माने में वो वीपी सिंह के लिए चौधरी देवीलाल को घेरते रहते थे। मंडल आयोग के बाद अरुण शौरी वीपी सिंह से अलग हो गए। उनको लगा कि उन्होंने गलत घोड़े पे दांव लगा दिया। अरुण शौरी इसको कहते भी हैं कि मैं वीपी सिंह को समझ नहीं पाया। उस ज़माने में इंडियन एक्सप्रेस में अरुण शौरी का एक आर्टिकल मुझे आज भी याद है कि समाज में पहले भी आग लगाई गई है और हर आग ने अपनी कीमत वसूली और तब जाकर बुझी। मंडल आयोग की आग थोड़ी अलग है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये आग और भड़कती जाएगी और बढ़ती जाएगी।